Hello viewers, I am C. Prakhar Jain and this is C. Shweta Jain. and in this video हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194Q वाले TDS की, जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है। काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो में हम काफ़ी बिजनेसमैन के टर्म्स में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली है क्या, इसके साथ कंप्लाई किसको करना है और कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि 1 अक्टूबर 2020 से एक TCS का नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सेक्शन था 206C1H। आप जब 194Q और 206C1H को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोनों ही सेक्शंस एक दूसरे की हूबहू कॉपी है। तो इसीलिए जब हम कोई भी सेक्शन को समझते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों सेक्शंस को साथ में पढ़ें। तो बिफोर वी स्टार्ट, एक बार हम पहले छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअल में TDS और TCS होता क्या है। सपोजिंगली मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज हूँ, तो मैं कुछ परचेजेस करती हूँ एक पार्टी से। वो पार्टी को जब मैं पेमेंट करती हूँ तो मैं उस वैल्यू में से कुछ पार्ट TDS काट के उसे देती हूँ, और वो TDS जो मैंने काटा है वो मैं गवर्नमेंट को देती हूँ। सपोजिंगली मैंने 100 रुपए के परचेजेस किए, तो उसमें से मैंने 1 रुपये TDS काट लिया और 99 उसको देने के बाद 1 रुपये वो गवर्नमेंट को दे दिया। वैसे ही जब मैं सेल करती हूँ तो मुझे सामने वाली पार्टी से पैसे कलेक्ट करने होते हैं। उसी पे उसके ऊपर गुड्स की जो सेल्स वैल्यू है उसके ओवर एंड अबव मैं थोड़ा सा रुपया जो भी प्रोविजंस में दिया होता है वो मैं एज TCS कलेक्ट करती हूँ। सपोजिंगली 100 रुपये के सेल ऑफ गुड्स पे मैंने 1 रुपये TCS का कलेक्ट किया, तो वो 100 रुपये मैं अपने पास रखूंगी क्योंकि वो सेल्स वैल्यू है, और 1 रुपये मैं गवर्नमेंट को दूंगी। तो ये एक ब्रॉडली TDS और TCS का कॉन्सेप्ट है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और TDS TCS के इन दो नए प्रोविजंस को साथ में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि किन के ऊपर सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है ये 194Q का TDS के लिए और 206C1H के TCS के लिए। सिर्फ बड़े व्यापारियों को इस कंप्लायंस बर्डन के सरकार ने उनके ऊपर डाला है। अब बड़े व्यापारी, वो बिग लोग कौन है जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने डाला है? तो सिंपली आपको अपने पिछले साल का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर था, GST छोड़ के आपका जो एक्चुअल टर्नओवर है वो 10 करोड़ के अगर ऊपर था, तो आप बड़े व्यापारी की डेफिनेशन में आ गए। तो आपको इन दोनों सेक्शंस का TDS और TCS का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। उसके बाद आपको लोगों से TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, TCS कलेक्ट करके जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा और मंथली क्वार्टरली रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। ये तो बात हुई कि अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो आपके ऊपर TDS TCS की लायबिलिटी आएगी। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि आप बड़े व्यापारी हैं, तो क्या आपके सारे ट्रांजैक्शंस पे आपको TDS और TCS के प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ेगा? जी नहीं, सिर्फ आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, यानी आपके वो ट्रांजैक्शंस उन पार्टीज के साथ जिसमें आपका 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो रहा है पूरे साल भर में, आपको TDS TCS का ध्यान देना होगा। सपोजिंगली मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज हूँ और मैं बहुत सारी पार्टीज से परचेजेस करती हूँ, तो मुझे उन पार्टीज को सिलेक्ट करना होगा जिससे साल भर में मेरे परचेजेस 50 लाख के ऊपर गए हैं, और मैं उन पार्टीज का जब पेमेंट करूँगी तो मैं उसमें 0.1% TDS डिडक्ट करके उन्हें दूंगी। वैसे ही जब मैं सेल करती हूँ तो मैं बहुत सारी पार्टीज को सेल करती हूँ, तो उनमें से मुझे उन पार्टीज को, उन बायर्स को सिलेक्ट करना होगा जिनसे मेरे 50 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन हुए पूरे साल भर में। उसमें मुझे TCS कलेक्ट करना होगा ओवर एंड अबव द सेल्स वैल्यू ऑफ 0.1%। तो ये हुआ हमारा TDS और TCS का। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये दोनों ही सेक्शंस तब अप्लाई नहीं होंगे जब किसी और सेक्शन में TDS या TCS लग रहा है। अभी तक का TDS और TCS का सिनेरियो लगातार चल रहा था। सपोज कीजिए कि मैं कोई सर्विस लेता हूँ जो कि 194J वाले TDS के सेक्शन में कवर होती है, तो अभी तक हम उस पर 10% TDS काट के पेमेंट कर रहे थे, वो हमें कंटिन्यू रखना है। सिमिलरली कोई भी अदर प्रोविजन ऑफ TDS अगर इस ट्रांजेक्शन पे लग रहा है तो वही ओवरराइड करेगा। ये 0.1% वाला TDS आपको 194Q वाला ध्यान नहीं देना है। वैसे ही TCS अगर हम किसी ट्रांजेक्शन पे कलेक्ट कर रहे थे हमारे सेल्स के, चाहे वो स्क्रैप वाला हो या मिनरल वाला सेक्शन में हो, किसी भी सेक्शन में, तो वो हमें कंटिन्यू रखना है। ये 0.1% वाला नहीं लगेगा। इफ TDS और TCS कोई भी अदर सेक्शन में किसी ट्रांजेक्शन पे लगेगा तो इन सेक्शंस पे 194Q और 206C1H पे नहीं लगेगा।
तो ये तो हमने समझा कि जब दूसरे टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है आपके ट्रांजैक्शंस पे, तो वही प्रोविजंस ओवर रूल करेंगे, यानी कि 194Q और 206C1H तब प्ले में नहीं आएंगे। बट जब बात हो रही है कि 194Q और 206C1H दोनों ही एक ट्रांजैक्शन पे लग रहे हैं, तो कौन सा ओवर रूल करेगा? तो आप हमेशा याद रखें कि 194Q जो है वो ओवरराइड करेगा 206C1H पे। यानी कि अगर आप बायर है और सामने वाला सेलर है और दोनों ही लायबल है टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन के लिए, तो यानी कि बायर जो कि लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, उसे टीडीएस डिडक्ट करना होगा, और सामने वाला जो टीसीएस डिडक्ट करने के लिए टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। यानी कि क्लियर है कि एक ट्रांजैक्शन पे टीडीएस और टीसीएस दोनों एक साथ कभी भी नहीं लगेगा। टीडीएस ही, अगर किसी ट्रांजैक्शन पे दोनों टीडीएस टीसीएस लग रहा है तो उसमें हमें सिर्फ टीडीएस का ध्यान रखना है, टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं टीडीएस के 194Q के डिटेल डिस्कशन पे। एज पर द प्रोविजन आपको 0.1% ऑफ द अमाउंट जो है वो डिडक्ट करना है, यानी कि अगर आप 100 रुपए के परचेजेस करते हैं तो आप उसमें 10 पैसे जो है उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे और बाकी पैसे सामने वाले को देंगे। ये जो अमाउंट का कैलकुलेशन होगा वो ओवर एंड अबव 50 लाख होगा, यानी कि सपोजिंगली आपने 60 लाख रुपए के परचेजेस किए हैं तो आपको 60 - 50 यानी कि 10 लाख के ऊपर 0.1% कैलकुलेट करके उसका टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाले को देना है। हालांकि आपको मालूम है अगर कि आपका किसी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, 2 करोड़ 20 करोड़ 200 करोड़ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 50 लाख पे टीडीएस ना काटें। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप शुरू से ही उस पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना चालू कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम चलते हैं कि हमें टीडीएस डिडक्ट कब करना है। नॉर्मल टीडीएस के प्रोविजंस जो आप हमेशा से देखते आए हैं, उसी की तरह इस प्रोविजन में भी या तो पेमेंट के टाइम पे या फिर जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट एंट्री पड़ी है उस समय पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, जो भी इंसिडेंट पहले होगा तब। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगेन जो पिछले टीडीएस के प्रोविजंस है उन्हीं की तरह इसमें भी आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो होगा वो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होगा। जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ उसके नेक्स्ट मंथ के 7th पे आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। अगर मार्च का महीना है तो आपके पास टाइम होता है 30 अप्रैल तक का। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स की तरफ अगर बढ़े तो नॉर्मल टीडीएस प्रोविजंस की तरह इसमें भी आपके पास क्वार्टर एंडिंग से लेके नेक्स्ट मंथ के 31st तक का टाइम होता है। मार्च मंथ की क्वार्टर एंडिंग के लिए आपके पास में 31 मई का टाइम होता है। टीसीएस की कंप्लायंस अगर हम समझना चाहें तो ये भी काफ़ी सिमिलर है। इसमें भी हमें 0.1% टीसीएस एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है सेल्स इनवॉइसेस पे, पर ये जो अमाउंट होगा वो इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे नहीं करना है। 0.1% का कैलकुलेशन। इसमें भी ओवर एंड अबव 50 लाख का कॉन्सेप्ट है, यानी कि साल में 50 लाख तक ज़रूरी नहीं है कि आप कलेक्ट करें, उसके ऊपर आपको कलेक्ट करना है किसी एक पार्टी के साथ, ये देखा जाएगा। बट इसमें भी सेम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि अगर आपको मालूम है आपका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर जाएगा ही, काफ़ी ऊपर जाने वाला है, तो आप शुरू से ही टीसीएस कलेक्ट करना चालू कर सकते हैं। कब टीसीएस कलेक्ट करना है? तो एज पर लॉ जो है वो तो कहता है कि जब आपको पैसा आता है सामने वाले से एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट तभी कलेक्ट करना है। बट अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो इजी ये रहता है कि जब जब हम इन्वॉइस करें तो इन्वॉइस में ही 0.1% ऐड करके कलेक्ट कर लें और उस हिसाब से अपनी अकाउंटिंग को स्मूथली मेंटेन करें। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी टाइम एडवांस रिसीप्ट होता है तो ये ध्यान रखना है कि उस एडवांस पे भी आपको टीसीएस कलेक्ट करके जमा करना है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? नेक्स्ट मंथ की 7वीं तारीख तक मैक्सिमम आपको उस टीसीएस का पेमेंट कर देना है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं। टीसीएस के केस में मार्च में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि मार्च का भी आपको 7 अप्रैल तक पेमेंट करना है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है, बट इसमें सिर्फ 15 डेज का टाइम दिया गया है। तो क्वार्टर एंडिंग के 15 डेज के अंदर अंदर आपको इसका रिटर्न फाइल करना रहेगा, बट मार्च के रिटर्न के लिए आपको 15 मई तक का टाइम दिया गया है। तो ये तो बात की हमने कि टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस कब एप्लीकेबल होंगे, कब पेमेंट करना है। अब बढ़ते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस की तरफ। तो पहले डिस्कस करते हैं हम 206C1H कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब भी बायर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई एम्बेसी, कोई हाई कमीशन, इस टाइप की अथॉरिटीज़ होती हैं, तब आपको 206C1H को प्ले में नहीं लाना है। वैसे ही जब बायर जो है वो इम्पोर्टर ऑफ गुड्स है,
यानी कि हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई टीसीएस कलेक्शन नहीं करना है। या फिर ऐसा कोई बायर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया है, तो वहाँ पे 206C1H नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि टीडीएस का सेक्शन कब नहीं लगेगा, यानी कि 194Q कब एप्लीकेबल नहीं होगा। जब भी कोई सेलर नॉन रेसिडेंट है, यानी कि बायर ने इंपोर्ट किए हैं गुड्स को, तो उसे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है पेमेंट करते टाइम। तो ये थे हमारे कुछ केसेस जहां टीसीएस और टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपने सुना होगा एक नया सेक्शन आया है 206AB, अब थोड़ी सी चर्चा उसकी करेंगे, जिसमें कहा गया है कि अगर सामने वाला नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है तो आपको उसका टीडीएस जो है वो हायर रेट से डिडक्ट करना है। नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न मतलब क्या, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उसने अपने पिछले 2 साल का आईटीआर फाइल नहीं किया है, दोनों साल की ड्यू डेट जा चुकी है, उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है, और उन दोनों ही सालों में उसका टीडीएस और टीसीएस जो एक्यूमुलेटेड है वो 50,000 से ऊपर, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आईटीआर नॉट फाइल्ड फॉर बोथ ईयर्स एंड इन बोथ ईयर्स टीडीएस एंड टीसीएस ऑफ दैट पर्सन इज मोर देन 50,000। तो वो पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी हो गई। उस पार्टी का टीडीएस हमें किस रेट से काटना है इसमें स्पेसिफाई किया गया है। 2 रेट्स को ध्यान में रखना है, एक तो हो गया 5% और एक तो हो गया कि जिस सेक्शन में आप टीडीएस काट रहे हो उस सेक्शन में जो रेट है उसका डबल। सपोज कीजिए कि हम 194Q की बात कर रहे हैं, तो 194Q में टीडीएस जो है वो 0.1% की बात किया है, तो 0.1% का डबल 0.2% या फिर 5%, विचएवर इज हायर, यानी कि 5% की रेट से यहाँ पे कटेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 194J एप्लीकेबल है इस ट्रांजेक्शन पे जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो 10% दिया हुआ है, तो 10 का डबल 20 या फिर 5%, विचएवर इज हायर। यहाँ पे 20% की रेट से आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने 2 साल का रिटर्न भरा है कि नहीं, या उसका टीडीएस टीसीएस 50,000 के ऊपर है या नहीं। तो डिपार्टमेंट ने एक फैसिलिटी निकाली है ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे कि आप सामने वाले का पैन नंबर डाल सकते हैं, आपको तुरंत दिख जाएगा उसमें कि वो डिफॉल्टिंग पार्टी इस सेक्शन के अंदर है कि नहीं। अगर है तो आपको वो स्पेसिफाई कर देगा कि हाँ आपको इसका टीडीएस हायर रेट से काटना है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन तो ये है कि अगर सामने वाला पर्सन नॉन रेसिडेंट है, इंडिया का नहीं है और उसको कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट भी इंडिया में नहीं है, तो हमें उसका हायर रेट का ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि शायद वो रिटर्न भरेगा ही नहीं इंडिया में। दूसरे एक्सेप्शन है, कुछ सेक्शंस में इस हायर रेट को ध्यान नहीं देना है। वो सेक्शंस है 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N। इन केसेस में इस सेक्शन का एप्लीकेशन नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट brief discussion of 194Q and 206C1H। आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा। एक्शन प्लान की बात करें तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है कि हम क्या बड़ी पार्टी की डेफिनेशन में आते हैं। अगर नहीं आते तो हमें कोई टेंशन नहीं है इन सेक्शंस की, इन दोनों सेक्शंस की, बाकी जैसे चल रहा था चलने दे। हाँ, ये हो सकता है आपका टीडीएस सामने वाला काटे 194Q में, तो आपका उसको क्रेडिट 26AS में मिल जाएगा। ये हो सकता है कि आप जिससे खरीदते हैं वो आपका टीसीएस कलेक्ट करे, उसका भी बेनिफिट आपको 26AS में इनकम टैक्स पे करते समय मिल जाएगा। अगर आप बड़ी पार्टी हैं तो आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी पार्टी है जिससे हम परचेज करते हैं, जिससे हमारा 50 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन जाता है। अगर जाता है तो हम 194Q में अब 1 जुलाई से टीडीएस काटना चालू करेंगे उनका। और अगर सामने वाला टीसीएस कलेक्ट करता था अभी तक, तो उसे हम मना करेंगे कि नहीं, अब हम टीडीएस काटने वाले हैं, आप टीसीएस कलेक्ट करना बंद कीजिए। वैसे ही हमें एक लिस्ट बनाना होगा, हम जिसको सेल करते हैं, कि उनमें से कौन कौन अब हमारा टीडीएस 194Q में काटने वाले हैं। अगर वे हमारा टीडीएस 194Q में काटेंगे तो हमें अब टीसीएस कलेक्ट करना बंद करना होगा। दिस वॉज अ ब्रीफ डिस्कशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।